सफलता है कि हमारे आंदोलन की रणनीति तय होने और पिटीशन के बाद ओबीसी जनगणना की बात देश में होने लगी है। विजय मानकर ने इसके अलावा सीएए, एनपीआर और एनआरसी के दुष्परिणामों पर भी विस्तृत चर्चा की। उन्होंने दावा किया है कि एनआरसी कानून लाया जाता है तो इससे 30% लोग प्रभावित होंगे जो अपने ही देश में रिफ्यूजी बनाए जा सकते हैं। इसके साथ ही विजय मानकर ने जेएनयू में हुए हमले के पीछे आरएसएस और उससे जुड़े संगठनों का हाथ होना बताया है। साथ ही उन्होंने इस पूरे घटना को मॉब लिंचिंग की तरह इंस्टीट्यूशन लिंचिंग का नाम दिया है। भारत बनाएंगे, बुद्ध भारत बनाएंगे। एनआरसी एनपीआर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, एनआरसी एनपीआर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, काला कानून नहीं चाहिए। 2021 में ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए, 2021 में ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए। जय भीम का नारा गूंजेगा, जय भीम का नारा गूंजेगा। मोदी भगाओ, मोदी भगाओ, मोदी भगाओ, देश बचाओ। मोदी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही। देखिए, आज 8 और 9 तारीख को पूरे देश में कम से कम जो है वो 17-18 राज्यों में हम लोग जन आंदोलन कर रहे हैं। पूरे देश में लिमिटेड लेवल पे केरला है, कर्नाटका है, तेलंगाना है, वहाँ से लेके राजस्थान, दिल्ली तक और यूपी तक जो ये चल रहा है। ये जो जन आंदोलन है बेसिकली एनआरसी के ख़िलाफ़ है, सीए के ख़िलाफ़ है, एनपीआर के ख़िलाफ़ है और उसके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ओबीसी की जनगणना हो 2021 में। जो हमारा ये अंडरस्टैंडिंग है कि ये सब इसलिए किया जा रहा है कि ओबीसी की जनगणना का इशू ऊपर ना आए, वो डाइवर्ट हो और 10 साल के लिए इशू दब जाए। तो ये बेसिक बातों को हाईलाइट करने के लिए हम ये जन आंदोलन कर रहे हैं। और हमारे जन आंदोलन की पहले सक्सेस आप इसी से समझ सकते हैं कि मैंने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में 10 दिसंबर को ये पिटीशन किया और पिछले 15 दिनों से हम इसकी तैयारी कर रहे हैं देश में। और कल महाराष्ट्र की विधानसभा ने खुद जो अध्यक्ष है महाराष्ट्र की विधानसभा के पटोले जी, उन्होंने रिजोल्यूशन जो है मूव किया और ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए करके महाराष्ट्र जो है विधानसभा ने इसको पास करके केंद्र सरकार को भेजा है। तो ये हमारे आंदोलन की पहली सफलता है कि जिसमें ओबीसी के सेंसस की बात अब देश में होने लगी है। रही बात एनआरसी की या सीए की, तो सीए मेरा ये मानना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 है, 14 और 21 का जो है वायलेशन है, इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। बहुत सारे कोवेनेंट्स हैं जिसको मैं अभी यहाँ लेना नहीं चाहूँगा, मैं अपने स्पीच में बोलूँगा। और इसमें केवल मुस्लिम्स को एक्सक्लूड नहीं किया गया है, इसमें मुस्लिम्स के साथ जो इंडिजिनस बिलीफ है यानी जो ट्राइबल लोग हैं, ट्राइबल किसी रिलीजन को नहीं मानता, वो नेचर वर्शिप को मानता है, उसको एक्सक्लूड किया गया। जुडिशिज्म को मानने वाले ज्यूज़ को एक्सक्लूड किया गया। अदर रिलीजन्स कोई और हो सकते हैं उनको एक्सक्लूड किया गया। अथीस्ट लोग जो गॉड को नहीं मानते उनको एक्सक्लूड किया गया। और जो किसी धर्म को नहीं मानते, धर्म ये संकल्पना कोई नहीं मानते, उनको भी एक्सक्लूड किया गया। तो सीए ये कॉन्स्टिट्यूशन और ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, हमारा क्लियर मानना है। एनपीआर ये एनआरसी की पहली स्टेज है, ये क्लियर मैं कह रहा हूँ। और जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है और रूल्स 2013 है, जो इशुएंस ऑफ आइडेंटिटी कार्ड्स एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजनशिप रूल्स 2000 जो है वो 3 है, उसके रूल 3, सब रूल 4 एंड सब रूल 5 के अंदर एनपीआर इज़ अ फर्स्ट स्टेज ऑफ एनआरसी। और ये एनपीआर का डेटा एनआरसी में लेना जो है वो कंपलसरी होता है। और 1950 26 जनवरी 1950 के डेट से यदि रिकॉर्ड मांगा गया देश में, तो बहुत सारे लोगों का रिकॉर्ड देश में जो है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि भूमिहीन आबादी उस समय में भी 60-70% थी। जो लोग जो है एजुकेशन नहीं था वो 55%, 95% लोग उस समय में जो है वो इलिटरेट थे भारत में। तो ज़मीन का रिकॉर्ड नहीं था, स्कूल्स का रिकॉर्ड नहीं था। तो भारत की 30-40% की आबादी जो है वो 1950 का रिकॉर्ड अपना नहीं दे पाएगी। अपने ही देश के मूल निवासी जो है भारत के अंदर में नागरिक है या नहीं, ये सवाल खड़ा होगा यदि एनपीआर का डेटा एनआरसी से लिंक किया जाता है। लेकिन यदि मान लीजिए कि ये प्रैक्टिसिंग अगर सरकार कर रही है तो कितने लोगों को डिटेंशन में जाना होगा? नहीं, मेरा ऐसा क्लियर मानना है कि 30% से ज़्यादा जो है नागरिक अफेक्ट हो सकते हैं। तो इतनी बड़ी जनता को अपने ही देश में रेफ्यूजी बना देना, ये एक बहुत बड़ा जो है इंटरनेशनल क्राइसिस भी होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को समय रहते रहते होश आएगा। उसी के लिए देश भर में जन आंदोलन चल रहे हैं और सरकार इसको रिव्यू करेगी। अगर रिव्यू नहीं करती है, अगर देश में कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट इसका नहीं होता है, तो इंटरनेशनल लॉ का भी इशू ये बन सकता है। लेकिन कानूनी चुनौतियां देने के लिए एपीआई को जाना जाता है, विजय मानकर जी को जाना जाता है। ये एनआरसी का और एनपीआर का जो एक्सरसाइज हो रहा है, क्या इसको आप लीगली? अभी तो एनपीआर का नोटिफिकेशन ही नहीं निकाला इस सरकार ने, और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं निकलेगा आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते।
तो ये सरकार डॉज कर रही है। ये लास्ट मोमेंट पर, क्योंकि 1 अप्रैल से एनपीआर होना है, तो उसके कुछ 15 दिन पहले जो है हो सकता है कि ये नोटिफिकेशन निकालेगी, तो ताकि आपको सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका कम मिले। और सुप्रीम कोर्ट भी स्टे जनरली देता नहीं, हम ये देख रहे बातों को। तो ये डॉजिंग टैक्टिक्स जो है वो कर रही है। एनपीआर का नोटिफिकेशन अभी तक ये सरकार ने नहीं निकाला है। कोई ही नोटिफिकेशन में ये सरकार ने नहीं कहा है कि भाई हम एनआरसी के अंदर में एनपीआर का डेटा नहीं लेंगे। ये बात अभी तक जो है नोटिफिकेशन में नहीं कही गई है। और जब तक सरकार नोटिफिकेशन नहीं निकालती है, प्राइम मिनिस्टर भी अगर इस पर कोई स्टेटमेंट देता हो, होम मिनिस्टर भी कोई स्टेटमेंट देता हो, इसका कोई वैलिडिटी नहीं है। क्योंकि अगर पार्लियामेंट में भी प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर लाइज बोलता है, तो हमारे संविधान के तहत या रूल्स के तहत पार्लियामेंट के हमारे पास कोई प्रोविजन नहीं कि हम उनको हटा सके। फिर इस क्राइसिस का सॉल्यूशन क्या देखते हैं? अभी तो पहले जो है 2 महीना जनमत संग्रह बनाना पड़ेगा पूरे देश में, और वो काम हम कर रहे हैं। जन आंदोलन बड़े पहले फेज का जन आंदोलन है। अभी मैं रायपुर में था पिछले सप्ताह में, जो है वहाँ 50,000 लोग थे और मुझे पूरे देश में बुला रहे हैं। तो जनमत संग्रह से पहले हम सरकार को जगाएंगे। ये जो एक नेशनल और इंटरनेशनल इशू है, इसको हम जो है ध्यान में लाएंगे, और भारत की 30-40% आबादी इससे अफेक्ट हो रही है, इसको ध्यान में लाएंगे। उसके बाद लीगल लड़ाई लड़ी जाएगी। ये जो यूनिवर्सिटीज़ में छात्रों पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, क्या इन सारे हमलों को आप कैसा देखते हैं? मैं उसको इंडिविजुअल लिंचिंग था, अब ये ग्रुप लिंचिंग में कन्वर्ट हो रहा है। अभी इंस्टीट्यूशनल लिंचिंग भी हो रहा है। मैं इसको स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ, और मेरा क्लियर मानना है कि ये सेंटर्स ऑफ लर्निंग एंड सेंटर्स ऑफ फ्री थिंकिंग पर अटैक है। और आरएसएस के लोग हरदम विचारों से डरते हैं। जो काली टोपी वाले हैं वो विचारों से डरते हैं। जेएनयू हो या जामिया हो, इनके ऊपर अटैक्स करने का सीधा मतलब है कि जहाँ से इंटेलेक्चुअल लोग निर्माण होते हैं, वहाँ जो फ्रीडम ऑफ थॉट है उसको कर्ब किया जाए, ताकि हमारे देश में साइंटिफिक, ह्यूमन और लिबरल सोसाइटी ना बने। तो मैं इसको आरएसएस की साजिश मानता हूँ, और बेसिकली ये लर्निंग, हायर एजुकेशन और फ्री थिंकिंग पर अटैक है।